हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अभिव्यक्ति क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेज में, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम अपना एक टॉपिक मॉडल ऑक्सिलियरीज डिस्कस करना स्टार्ट कर चुके थे। तो दोस्तों, उसमें मॉडल ऑक्सिलियरीज में कैन को हमने कंप्लीट कर लिया था, मे को कंप्लीट कर लिया था, और इनसे संबंधित जितने भी कन्फ्यूजेबल कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें भी हमने कंप्लीट कर लिया था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने परमिशन में हमें कंफ्यूजन होता है क्योंकि परमिशन के लिए दो मॉडल हमारे पास हैं, एक कैन है और एक मे है। तो दोनों को हमने कंप्लीट कर लिया था कि कैन आपके इनफॉर्मल परमिशन को रिप्रेजेंट करता है, तो मे आपकी फॉर्मल परमिशन को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से हमने पोलाइट रिक्वेस्ट में कंफ्यूजन पैदा करने वाले मॉडल्स को भी हमने एक्सप्लेन कर लिया था, जिसमें हमने ये देखा था कि पोलाइट रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करने वाले दो मॉडल हमारे पास हैं, कुड एंड वुड। और परमिशन को जैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैन और मे के द्वारा, इसी प्रकार से कुड और वुड को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब है फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज होता है और इनफॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज होता है। ये हम कंप्लीट कर चुके थे। और इसी के साथ हमने ये भी कंप्लीट किया था कि परमिशन और पोलाइट रिक्वेस्ट में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों के जो सेंटेंसेज आते हैं वो लगभग एक जैसे ही होते हैं, तो हमें कंफ्यूजन नहीं हो एग्जामिनेशन हॉल में, तो उसके लिए हमने इन दोनों में भी डिफरेंस कर लिया था। और मैं समझता हूं आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। साथ में कैन के दौरान जितने भी कंडीशंस हमारे पास आई थी, उन सभी कंडीशंस में भी आपस में हमने डिफरेंस कर लिया था कि कैन जैसे कि कैपेसिटी को बताता है, एबिलिटी को बताता है, कैपेबिलिटी को बताता है, तो इनमें आपस में डिफरेंस क्या है। क्योंकि माय डियर, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि एग्जाम में जरूरी नहीं आपसे सिर्फ ब्लैंक्स को फिल करवाया जाए, हो सकता है कि वहां आपसे कंडीशन ही पूछ ली जाए, कोई कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाए, एक सेंटेंस दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि इस सेंटेंस में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, तो उसके लिए हमने कंप्लीट कर लिया था वहां पर हमारा कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमने कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने मॉरल ऑब्लिगेशन और सजेशन में एक डिफरेंस क्या है, एडवाइस और सजेशन में डिफरेंस क्या है, ये भी हम कंप्लीट कर चुके थे अपनी पिछली क्लास में। ठीक है, तो कंफ्यूजन की कहीं कोई गुंजाइश बची ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से आज जब हम मॉरल ऑब्लिगेशन के जो हमारे मॉडल्स हैं, शुड है, मस्ट है, ऑट है, इनको हम बेहतरीन ढंग से कंप्लीट कर सकेंगे, मैं ऐसा समझता हूं, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक मॉडल्स। और मॉडल्स की श्रेणी में देखिए, मॉडल्स की श्रेणी में हमने काफी कंसेप्ट्स को तो कंप्लीट कर ही लिया था, और अब हमें एक कंसेप्ट और डिस्कस करना है, और वो कंसेप्ट है आपका कौन सा, मॉरल ऑब्लिगेशन। मॉरल ऑब्लिगेशन है। और मॉरल ऑब्लिगेशन की अगर हम बात करें तो माय डियर, आपको सबको पता है कि इसमें हमने तीन मॉडल ड्रॉ किए थे, शुड, मस्ट एंड ऑट। ठीक है, तीन थे। जब स्टार्ट किया था हमने, मॉडल टॉपिक था जहां हमने कंफ्यूजेबल कॉन्सेप्ट को कंपैरेटिवली पढ़ा था और लिखा भी था। तो वहां मैंने आपको बताया था कि मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए तीन आपके मॉडल आते हैं, एक शुड आता है, एक मस्ट आता है, और एक आता है ऑट। तीन मॉडल है हमारे पास मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए। अब चूंकि किसी भी कंडीशन को अगर कोई एक से ज्यादा वर्ड रिप्रेजेंट करता है, तो हमें उसमें डिफरेंस करना ही होगा। उसमें डिफरेंस ये देखना होगा कि इसका यूज किस तरीके से हम करें, इनमें कैसे हम डिफरेंस करें, जिससे कि हम एग्जाम में बिना किसी कंफ्यूजन के इनको सॉल्व कर पाएं, अटेम्प्ट कर पाएं। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसे कोई वर्ड्स आते हैं जो एक से ज्यादा कंडीशन रिप्रेजेंट करें, या एक से ज्यादा वर्ड एक जैसी कंडीशन रिप्रेजेंट करें, तो हमें उनमें डिफरेंस करना ही होगा। जैसे स्टार्टिंग वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि किल का अर्थ भी हत्या करना होता है और मर्डर का अर्थ भी हत्या करना ही होता है। ठीक है, स्ले का अर्थ भी हत्या करना है, स्लॉट का अर्थ भी हत्या करना होता है, असैसिनेट का अर्थ भी हत्या करना होता है, मैसकर का मतलब भी हत्या करना ही होता है, लिंच का मतलब भी हत्या करना है, और एग्जीक्यूट का मतलब भी हत्या करना ही होता है। अब ये इतने वर्ड्स हमारे पास हैं जिनका एक जैसा मीनिंग निकल रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, या तो हम ये कह दें कि कोई भी वर्ड किसी भी जगह जब हमें याद आ जाए उसी वर्ड को वहीं पर लगा दीजिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। मैं जहां तक समझता हूं आप सभी को क्लियर है ये कंसेप्ट कि हर वर्ड का अपना एक निश्चित प्रयोग है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग अब इनमें भी हमें डिफरेंस करना होगा कि शुड, मस्ट और ऑट, इनमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए, पहली कंडीशन तो यह है कि शुड और मस्ट एक जैसी कंडीशन फॉलो करते हैं, ऑट इनसे अलग कंडीशन फॉलो करता है। शुड और मस्ट तो अपने प्लस में लेते हैं वर्ब की रूट फॉर्म। कौन सी फॉर्म लेते हैं, रूट फॉर्म लेते हैं। और ये अपने बाद रूट फॉर्म तो लेते हैं, लेकिन पहले उससे पहले अपने साथ लेंगे क्या,
टू लेते हैं और उसके बाद आपको रूट फॉर्म का प्रयोग करना होगा। और मैं समझता हूं रूट फॉर्म समझने में आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। रूट फॉर्म का मतलब है वर्ब की वो फॉर्म जहां से वास्तविक रूप से वर्ब की पहचान होती है या वर्ब की फॉर्म्स शुरू होती हैं। या फिर हम जब फॉर्म्स की बात करते हैं, जैसे हम सिंपल तरीके से आप ये समझिए कि रूट फॉर्म क्या होती है। यानी जब कभी भी आप वर्ब की फॉर्म्स पढ़ें और जब ये कहें इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, तो जब आपने कहा ना इस वर्ब की, तो ये इस वर्ब, तो कोई भी जिस वर्ब को आप इस वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं उसे ही रूट फॉर्म कहा जाता है। जैसे कि आपसे कहा जाए कि गो की फर्स्ट फॉर्म क्या है, तो आप कहेंगे गो की फर्स्ट फॉर्म गो और गोज है, सेकंड फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म गॉन है। तो आपने कहा गो की फर्स्ट फॉर्म क्या है, तो ये गो यहां पर क्या हुई, रूट फॉर्म हुई। आपने कहा बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, तो आपने कहा बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर है, सेकंड फॉर्म वाज वर है, तो फिर अब यहां रूट फॉर्म क्या हुई, बी हुई। तो यानी जिसके बारे में आप ये कहें कि इसकी फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म, तो उस कंडीशन में ये जो वर्ब यहां पर आप यूज कर रहे हैं इसकी के रूप में, ये ही रूट फॉर्म कहलाती है। सिंपल तरीका है समझने का, कंफ्यूजन की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अब आप देखिए रूट फॉर्म और इनको बार बार अगर डिस्कस करें, इसके बजाय एक सिंपल तरीके से जितनी हमें जरूरत है उसके हिसाब से, हालांकि पढ़ने लगे तो ग्रामर है ये, इसका कोई अंत नहीं है। आप नए नए कॉन्सेप्ट्स को रोज पढ़ सकते हैं और एक काफी समय चाहिए इसमें हमें पारंगत होने के लिए, एक्सपर्ट होने के लिए। तो उसके लिए अभी हम यहां पर डिस्कशन स्टार्ट नहीं करेंगे, हर टॉपिक के साथ डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, तो कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से क्लियर होंगे और आपको कोई समस्या भी नहीं आएगी। तो देखिए रूट फॉर्म हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बजाय यहां पर एक नई चीज मैं आपको बता देता हूं। और नई चीज क्या है ये आप देखिए, यहां हम एक वर्ब आती है, आपने जिसके बारे में कई बार सुना होगा, इन्फिनेटिव। एक वर्ब आती है इन्फिनेटिव, सुना होगा सभी ने आपने। माय डियर, इन्फिनेटिव क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब की वो रूट फॉर्म है जिस पर उसके सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्जेक्ट के जेंडर का, सब्जेक्ट के पर्सन का, सब्जेक्ट के नंबर का, टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगर मान लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जैसी आ रही है वैसी ही प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी। प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस उसमें जिस प्रकार से आ रही है, पास्ट टेंस का सेंटेंस होगा तब भी ये वैसे ही आएगी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए इसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या कहते हैं इन्फिनेटिव को, नॉन फाइनाइट वर्ब का ही एक पार्ट कहते हैं। नॉन फाइनाइट आपने सुना होगा, नॉन फाइनाइट के तीन भाग होते हैं, एक तो होता है जेरंट, एक होता है पार्टिसिपल और एक होता है इन्फिनेटिव। लेकिन जेरंट और पार्टिसिपल की अभी हमें जरूरत नहीं है, हमें यहां सिर्फ जरूरत है इन्फिनेटिव की। तो इन्फिनेटिव की बात हम यहां कर लेते हैं। इन्फिनेटिव यानी रूट फॉर्म है। अब माय डियर ध्यान दीजिएगा, आप इन्फिनेटिव को दो भागों में बांटते हैं हम। पहली तो होती है आपकी कॉमन इन्फिनेटिव और दूसरी होती है आपकी बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव और यह है आपकी कॉमन इन्फिनेटिव। ठीक है, अब बात आती है कॉमन इन्फिनेटिव। तो आगे कभी भी अगर हम, क्योंकि अभी काफी कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं हमारे मॉडल्स के, तो आगे कभी भी अगर मैं आपके लिए ये कहूं कि इस जगह पर आपको CI का प्रयोग करना है, तो CI का प्रयोग जब भी बोला जाए तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि व्हाट इज द मीन ऑफ दिस CI। दिस CI इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉमन इन्फिनेटिव, एब्रिविएशन ऑफ कॉमन इन्फिनेटिव। ये एब्रिविएशन है कॉमन इन्फिनेटिव का। तो CI जब भी बोला जाए आपको समझना है कि यहां हम कहना चाह रहे हैं कॉमन इन्फिनेटिव। क्लियर। और अगर मान लीजिए आपको कभी भी सुनने को मिले कि यहां BI का प्रयोग किया जाता है, तो आपको तुरंत समझ जाना है व्हाट इज द मीन ऑफ दिस BI। सो वी कैन से दैट BI इज द एब्रिविएशन ऑफ बेयर इन्फिनेटिव। ये BI बेयर इन्फिनेटिव का ही संक्षिप्तीकरण है या इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो ये आप याद रखिए, कॉमन इन्फिनेटिव बोले तो CI, बेयर इन्फिनेटिव है तो BI, ये याद रखेंगे। अब होता क्या है कि इनका मतलब क्या निकलता है, तो जब भी आप 2k प्लस में रूट फॉर्म लगाते हैं, 2k प्लस में जब भी रूट फॉर्म लगाई जाती है तो वो क्या कहलाती है, कॉमन इन्फिनेटिव। यानी कॉमन इन्फिनेटिव हम तब मानेंगे जब रूट फॉर्म तो लगे, लेकिन रूट फॉर्म के साथ क्या लगाई जानी चाहिए, टू भी लगाया जाना
चाहिए। क्लियर है? बेयर इंफिनिटिव, अब देखो शब्दों से समझो, BARE, बेयर, बेयर का मतलब होता है विदाउट, के बिना, किसके बिना? तो देखो रूट फॉर्म तो आएगी, क्योंकि इंफिनिटिव है तो रूट फॉर्म तो आएगी, इंफिनिटिव है तो इंफिनिटिव यानी रूट फॉर्म का तो आना तय है। और बेयर शब्द जुड़ रहा है तो ये कह रहा है विदाउट। अब किसके बिना आएगी? तो फिर तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि रूट फॉर्म यहां आ रही है और इसके साथ टू भी आ रहा है, लेकिन यहां सिर्फ क्या आएगी? रूट फॉर्म आएगी, रूट फॉर्म विदाउट टू, यानी रूट फॉर्म का प्रयोग तो किया जाएगा लेकिन टू के बिना किया जाएगा, टू इसके साथ नहीं आता। तो नेक्स्ट में जब भी आपको CI और BI में बोलूं तो आपको तुरंत समझ जाना है कि CI अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कॉमन इन्फिनिटिव, और कॉमन इन्फिनिटिव का मतलब है रूट फॉर्म तो आएगी लेकिन उसके साथ क्या आएगा? टू आएगा। और अगर बे इन्फिनिटिव बोल रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है BI यानी रूट फॉर्म तो आएगी लेकिन टू के बिना, क्योंकि शब्द से ही पता लग रहा है, बेयर शब्द से। क्लियर यहां तक कंसेप्ट? चलिए अब देखिए, आप यहां हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था अपना मॉरल ऑब्लिगेशन का। अब मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए हमने कहा था 3 मॉडल हमारे पास हैं, एक तो है शुड, एक है मस्ट और एक है आपके पास कौन सा? ऑट। क्लियर? हमने कहा शुड और मस्ट के साथ क्या आएगी? केवल रूट फॉर्म, और ऑट के साथ क्या आएगी? 2 प्लस रूट फॉर्म। यानी सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि शुड और मस्ट तो अपने साथ लेते हैं क्या? बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं, और ऑट जो अपने साथ लेता है वो कौन सी लेता है? कॉमन इन्फिनिटिव। तो सिंपल वे में याद रखना, रूट फॉर्म अगर नहीं आप बार बार याद रखना चाहते तो सिंपल ऐसे याद रख लीजिए कि शुड और मस्ट। देखिए वैसे आपको एक सिंपल रूल याद रखना है कि ऑल मॉडल्स एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब को छोड़कर, के अलावा जितने भी मॉडल्स हैं वो सब किसको छोड़कर? एक तो ऑट और दूसरा है यूज्ड। दो को छोड़कर इनके प्लस में तो आपको लगानी है क्या? बेयर इन्फिनिटिव ही लगानी है। जितने भी मॉडल्स हैं एक्सेप्ट किसको छोड़कर? ऑट एंड यूज्ड को छोड़कर जितने भी मॉडल्स हैं सबके साथ बेयर इन्फिनिटिव लगेगी। टोटल मॉडल्स कितने? याद कीजिए, हमने टोटल मॉडल्स डिस्कस किए थे 13। 13 में से 2 निकाल दीजिए, ऑट एंड यूज्ड। कितने मॉडल बचे? 11। 11 मॉडल अपने बाद लेते हैं क्या? बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं। और जबकि आपका सिंपल सा कंसेप्ट अब यहां साबित होता है कि ऑट और यूज्ड जब आप यूज करेंगे तो इनके बाद आपको यूज करना होगा क्या? कॉमन इन्फिनिटिव। तो सिंपल कंसेप्ट यहां भी समझ में आ गया। यहां ऑट का यूज कर रहे हैं तो ये कॉमन इन्फिनिटिव लेगा। शुड और मस्ट इनमें से नहीं है, 11 में से है, ये बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग अपने साथ करेंगे। ये तो हो गया इनमें डिफरेंस। तो देखो ऑट तो सबसे अलग ही हो गया हमारे पास, ऑट तो बिल्कुल अलग हो गया इनसे, 3 में से। भाई 3 मॉडल हैं, ऐसे समझिए आप। कितने मॉडल हैं टोटल? 3 मॉडल हैं जो हमें बताते हैं किसके बारे में? मॉरल ऑब्लिगेशन के बारे में। क्लियर? इनमें से एक मॉडल हमने अलग ही हटा दिया क्योंकि वो इनसे अलग कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो इसका कंफ्यूजन तो दूर हो ही गया ऑट का। ऑट में तो कंफ्यूज होंगे ही नहीं हम, क्योंकि हमें पता है कि जब भी सेंटेंस में मॉरल ऑब्लिगेशन दिया जा रहा हो और उस सेंटेंस में यदि कॉमन इन्फिनिटिव हमें मिल रही है तो शुड और मस्ट के आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये तो बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं। नहीं, कॉमन इन्फिनिटिव आ रहा है, मॉरल ऑब्लिगेशन है, तो सीधी सी बात है आपको वहां ऑट का प्रयोग करना होगा। यहां तक क्लियर कंसेप्ट? लेकिन अब समस्या आई कि शुड और मस्ट दोनों मॉरल ऑब्लिगेशन भी बता रहे हैं, दोनों के बाद बेयर इन्फिनिटिव भी आ रही है, तो दोनों में तो अभी कंफ्यूजन है कि भाई सेंटेंस जब दिया जाएगा तो कैसे तो हम ये पता लगाएं कि इस सेंटेंस में शुड आना चाहिए और कैसे हम पता लगाएं कि यहां मस्ट आना चाहिए। तो देखिए वैसे अगर रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करें तो काफी लंबी चर्चा इस पर चलेगी, लेकिन हमें सिंपल तरीके से यहां समझना है जिससे कि बिना किसी कंफ्यूजन के कम समय में आप अच्छा कंसेप्ट क्लियर कर सकें। तो कंसेप्ट क्या है मैं आपको बता देता हूं, इनमें डिफरेंस क्या होगा। एक वर्ड याद रखिए आप, रिटर्न। रिटर्न वर्ड को याद रखिए आप। अब ये रिटर्न क्या है, कहां से आया है, क्या इसका मतलब निकलता है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो रिटर्न का मतलब होता है माय डियर किसी को वापस
किसी की भलाई करना या किसी के लिए इसलिए कार्य करना क्योंकि उसने या तो पहले हमारे लिए कार्य किया है या फिर हम आशा करते हैं कि भविष्य में हमारे लिए कार्य कर देगा। या तो भविष्य में वो हमारे लिए कार्य कर देगा क्योंकि कंडीशन ही ऐसी है कि हम एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि डेफिनेटली वो भविष्य में हमारे लिए कुछ करेगा। अभी हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, भविष्य में करे या ना करे वो अलग बात है, ठीक है। और या फिर उसने पहले हमारे लिए कुछ कर दिया है, वो रिटर्न वाला केस है, ठीक है। अब इसके दो कंसेप्ट होते हैं। दो कंसेप्ट में क्या है, जब विदाउट रिटर्न की बात की जाए, यानी जिसमें रिटर्न जैसा कोई कंसेप्ट नहीं हो, आप किसी के लिए कोई कार्य इसलिए कर रहे हैं कि उसको जरूरत है, लेकिन आप वहां किसी भी प्रकार की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि या तो इसने पहले मेरे लिए किया या भविष्य में कोई कार्य मेरे लिए कर देगा। ऐसा जब आप कुछ नहीं सोचते तो उसे विदाउट रिटर्न वाला केस कहा जाता है। एंड माय डियर, एट दैट प्लेस वी हैव टू यूज शुड। तो उस स्थान पर आपको प्रयोग करना होगा किसका, शुड का प्रयोग करना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए क्या लिखा हमने, विद रिटर्न, तो समझ गए होंगे विद रिटर्न का मतलब या तो उसने हमारे लिए पहले कुछ कर दिया या आगे भविष्य में हमारे लिए कुछ करेगा। अगर ऐसा आता है तो फिर आप वहां यूज करेंगे किसका, मस्ट का प्रयोग करेंगे। एक बार इसे पढ़ लीजिए, तब हम इसके बारे में डिस्कशन करना फिर से स्टार्ट करेंगे और इसके एग्जांपल्स से इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। टॉपिक चल रहा है अपना कौन सा, मॉरल ऑब्लिगेशन, जिसमें तीन मॉडल है हमारे पास, शुड, मस्ट एंड ऑट। शुड और मस्ट दोनों अपने साथ बेयर इंफिनिटिव लेते हैं और ऑट अपने साथ कॉमन इंफिनिटिव लेता है। कंसेप्ट क्लियर यहां तक। बेयर इंफिनिटिव कॉमन इंफिनिटिव में समझा चुका हूं, लिखा हुआ है उधर, ठीक है। रिटर्न जो है, अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे करें हम, शुड में और मस्ट में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन दोनों में डिफरेंस एक रिटर्न शब्द है, रिटर्न का कंसेप्ट है, इसके आधार पर किया जाता है। यानी अगर कहीं पर विदाउट रिटर्न वाला केस आपको पता लग रहा है, जहां आप किसी के लिए कार्य, किसी की भलाई इसलिए नहीं करते कि या तो उसने पहले आपके लिए कुछ किया है या फिर आप फ्यूचर के लिए एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखते, तो उसे कहा जाता है विदाउट रिटर्न का कंसेप्ट कहा जाता है। और इसके लिए आप जो मॉडल लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, शुड लगाएंगे। लेकिन अगर रिटर्न की बात है, किसी के लिए कार्य आप इसलिए कर रहे हैं कि या तो उसने आपके लिए कुछ किया है और या फिर भविष्य में कर देगा, आप ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो वहां यूज करेंगे आप किसका, मस्ट का यूज करेंगे। कैसे, ये देख लेते हैं हम। यहां देखिए, एग्जाम्पल से समझ लें तब समझ में आ जाएगा आपके। मान लीजिए एक सेंटेंस मैंने लिखा, वी हेल्प द पुअर। एक सेंटेंस तो ये लिखा हमने, और दूसरा लिखा आर पेरेंट्स। एक सेंटेंस हमने लिखा यू सर्व योर पेरेंट्स। मान लीजिए सेंटेंसेज हैं आपके सामने, तीन सेंटेंस है। इन तीनों सेंटेंसेज की अगर हम बात करते हैं और आपसे पूछा जाए कि तीनों सेंटेंसेज में बताइए कौन से मॉडल का प्रयोग किया जाएगा, तो पहले तो मॉरल ऑब्लिगेशन का कंसेप्ट समझिए। एक सेंटेंस से हमें कैसे पता लगे कि मॉरल ऑब्लिगेशन है, मॉरलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, मॉरल ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं। और जो लास्ट क्लास में आपको, पिछली क्लास में मैंने बता दिया था कि कैसे हम पता लगाएं कि ये सेंटेंस मॉरल ऑब्लिगेशन का है या नहीं है। तो मैंने आपसे कहा था दो कंडीशन आपको फॉलो करनी है जब सेंटेंस में, एक तो वी, क्योंकि मॉरल ऑब्लिगेशन में नैतिक बाध्यता के लिए हम भी उतने ही इंक्लूडेड हैं जितना कि कोई दूसरा। नैतिक बाध्यता सबके लिए समान होती है और सबके लिए समान जब होती है और सब जिसमें शामिल होते हैं वो वी होता है। तो यानी पहला कंसेप्ट तो हुआ कि सेंटेंस में क्या आना चाहिए, वी आना चाहिए, तभी वो मॉरल ऑब्लिगेशन का माना जाएगा। और इस सेंटेंस में देखिए मॉरलिटी भी पता लग रही है, हेल्प द पुअर लग रही है पता। तो जब मॉरलिटी भी पता लग रही है और वी का प्रयोग भी यहां किया जा रहा है, तो सीधा सा मतलब निकलता है कि दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू मॉरल ऑब्लिगेशन।
ये सेंटेंस किससे संबंधित है? मॉरल ऑब्लिगेशन से संबंधित है। अब यह मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए तो हमारे पास 3 मॉडल हैं। भाई पहले तो हम यही डिसाइड करेंगे कि इस सेंटेंस में मॉरल ऑब्लिगेशन है भी या नहीं भी। अब हमें पता लग गया मॉरल ऑब्लिगेशन है। अब मॉरल ऑब्लिगेशन यदि है तो मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए तो हमारे पास 3 मॉडल है, एक तो शुड है, एक मस्ट है, एक ऑट है। तो पहले तो जो सबसे पहले अलग हो सकता है उसे अलग कीजिए। सबसे पहले अलग किसको किया हमने? ऑट को। ऑट अपने बाद लेता है कॉमन इन्फिनिटिव, जबकि यहां आ रही है क्या? सिर्फ रूट फॉर्म यानी बेयर इन्फिनिटिव आ रही है। बेयर इन्फिनिटिव है और बेयर इन्फिनिटिव किसके साथ आती है? या तो शुड के साथ या मस्ट के साथ। तो एक से तो चलिए निजात मिली, हमें एक से छुटकारा मिला। अब हमें सिर्फ कंपैरिजन करना है किस किस में? शुड में और मस्ट में। इन दोनों में डिफरेंस करते हुए एप्रोप्रिएट वर्ड का प्रयोग हमें करना है। अब यहां पर देखिए हम कह रहे हैं हेल्प द पुअर, गरीब की सहायता करने की बात हम कर रहे हैं। तो गरीब की सहायता करने में आप मुझे बताइए रिटर्न वाला केस होता है या विदाउट रिटर्न वाला होता है? यानी गरीब की सहायता आप इसलिए करते हैं क्या कि पहले उसने आपके लिए कुछ किया था, या फिर आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भविष्य में वो कुछ आपके लिए कर देगा? किसी गरीब ने आपसे 100 रुपए मांगे और आप उससे कहते हैं कि भाई 100 नहीं, तू रुपए तो 1000 ले ले, लेकिन 1 महीने बाद में वापस लेके जाऊंगा ब्याज समेत। ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं। तो रिटर्न की कोई बात ही यहां नहीं है। और जहां विदाउट रिटर्न वाला केस होता है माय डियर, वहां कौन सा मॉडल आपको यूज करना है? शुड का प्रयोग करना है। यह विशेष याद रखिएगा। क्लियर है कंसेप्ट यहां तक? अगले सेंटेंस पर चलते हैं। वी आ गया, ठीक है, जो सब्जेक्ट हमें जरूरी है मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए वो आ चुका है। सर्व आवर पेरेंट्स, तो मॉरलिटी भी पता लग गई। और मॉरलिटी प्लस वी, तो इसका सीधा सा मतलब है कि दिस सेंटेंस इज ऑल्सो रिलेटेड टू मॉरल ऑब्लिगेशन। यह भी मॉरल ऑब्लिगेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए वही 3 आए कंपटीशन में, शुड है, मस्ट है, ऑट है। लेकिन ऑट का तो आपको पता है कि यहां केवल किसका प्रयोग हो रहा है? सर्व का प्रयोग हो रहा है, जो कि बेयर इन्फिनिटिव है, जबकि ऑट तो अपने साथ कॉमन इन्फिनिटिव लेता है। तो यहां बेयर इन्फिनिटिव होने की वजह से या तो शुड ही आएगा या मस्ट ही आएगा। क्लियर कंसेप्ट? अब या तो शुड आएगा या मस्ट आएगा, तो यहां पर अब शुड आना चाहिए या मस्ट आना चाहिए, देख लेते हैं। पेरेंट्स की सेवा करने की बात हम कर रहे हैं, तो पेरेंट्स की सेवा रिटर्न करने के लिहाज से होती है विदाउट रिटर्न के लिहाज से? तो मेरे ख्याल से कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। भाई पेरेंट्स की सेवा हमारा दायित्व इसलिए भी बन जाता है क्योंकि पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है जीवन में, तो अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम ज्यादा नहीं तो कुछ तो उन्हें रिटर्न करें। तो रिटर्न वाले केस का मतलब यह है, अब भविष्य में आपके लिए कोई कुछ कर, जैसे आपके अपने फ्रेंड की सहायता करनी है, अपने भाई की सहायता करनी है, अपनी बहन की सहायता करनी है, तो या तो उन्होंने पहले आपके लिए कुछ किया होगा या भविष्य में वो कर देंगे आपके लिए, क्योंकि जुड़े हुए हो आप लोग एक दूसरे से। अब यह माता पिता की बात अगर हम कर रहे हैं तो माता पिता की सेवा करने का मतलब है उन्होंने पहले आपके लिए बहुत कुछ किया है, तो अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम कुछ उन्हें रिटर्न करें। तो इसके लिए आपके यहां रिटर्न वाला केस आ रहा है, और रिटर्न वाला केस आने की वजह से यहां आप यूज करेंगे किसका? मस्ट का यूज करेंगे। यहां तक क्लियर कंसेप्ट? चलिए, देश की सेवा करनी हमें, सर्व आवर कंट्री, तो यहां रिटर्न है विदाउट रिटर्न है, तो आप कहेंगे सर रिटर्न है क्यों? देश ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया, देश ने हमें बहुत सी सुविधाएं दी हैं, देश ने हमें बहुत सी आजादियां दी हैं, देश ने हमें बहुत से अधिकार दिए हैं। नहीं, तो इसलिए वहां रिटर्न का केस होता है, तो आपको वहां सेंटेंस यूज करना है वी मस्ट सर्व आवर कंट्री, तो वहां पर मस्ट का प्रयोग आपको करना चाहिए। ठीक है, अब यहां अगले सेंटेंस में देखते हैं। देखो वापस सेंटेंस वैसा की वैसा ही है, सर्व योर पेरेंट्स, पेरेंट्स की सेवा करने की बात है। तो मॉरलिटी तो है इसमें, लेकिन मॉरलिटी के हो जाने से माय डियर मॉरल ऑब्लिगेशन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए मॉरलिटी के साथ साथ एक कंसेप्ट का होना और जरूरी, यानी 2 कंसेप्ट होने ही चाहिए। दूसरा कंसेप्ट क्या? वी का होना जरूरी है। लेकिन माय डियर यहां वी नहीं है, क्या दे रखा है यहां? तो यू दे रखा है। और यू कौन होता है? यू तो लिसनर है। क्या है? लिसनर है। और लिसनर जिस कार्य में शामिल होता है वो क्या कहलाता है? क्या पढ़ा था हमने अपनी पिछली क्लास में?
लिसनर जिसमें शामिल होता है वो केस आपका होता है किसका? एडवाइस का केस होता है। और माय डियर एडवाइस के लिए हम सिर्फ और सिर्फ शुड का प्रयोग ही करते हैं। इसमें आपको कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है कि सर पेरेंट्स की सेवा करने की बात कर रहे हैं तब तो फिर रिटर्न वाला केस हुआ ना। भाई रिटर्न और विदाउट रिटर्न तो हम तब मानेंगे ना जब मॉरल ऑब्लिगेशन होगा। भाई रिटर्न और विदाउट रिटर्न रूल्स जो हैं किसके साथ जुड़े हुए हैं? मॉरल ऑब्लिगेशन के साथ। अब मॉरल ऑब्लिगेशन होनी भी तो चाहिए पहले सेंटेंस में, और मॉरल ऑब्लिगेशन होने के लिए दो कंडीशन चाहिए। एक तो चाहिए मॉरलिटी, दूसरी चाहिए वी। अब मॉरलिटी तो है लेकिन वी नहीं है, तो ये सेंटेंस मॉरल ऑब्लिगेशन का नहीं बन पाया। और यू के होने की वजह से ये सेंटेंस आपका बन गया किसका? एडवाइस का बन चुका है। और एडवाइस का बनने की वजह से हम इस सेंटेंस में शुड का प्रयोग करेंगे। क्लियर कंसेप्ट? इसी प्रकार से मैंने कहा मॉरल ऑब्लिगेशन होने के लिए दो कंसेप्ट होने जरूरी हैं, एक तो मॉरलिटी प्लस वी। दोनों में से कोई एक आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो मॉरल ऑब्लिगेशन का है या नहीं है। भाई दो में से एक आएगा तो मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है, दोनों आएंगे तो मॉरल ऑब्लिगेशन है। जैसे इसमें मॉरलिटी तो आ चुकी लेकिन वी नहीं आया, नहीं आया तो मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है। इसी प्रकार से अगर सेंटेंस में ये लिख दूं वी प्ले क्रिकेट एट दिस टाइम। और माय डियर आपको यह सेंटेंस दिया गया और आपसे कहा गया कि इस सेंटेंस में मॉडल फिल कीजिए। तो आपको यहां पर समझना है, देखिए क्या आ गया सब्जेक्ट के रूप में? वी आ गया। लेकिन क्या वी के आ जाने से मॉरल ऑब्लिगेशन बन जाता है क्या? नहीं, साथ में मॉरलिटी भी होनी चाहिए। आप इस पूरे सेंटेंस में पढ़कर बताइए कहीं पर भी मॉरलिटी की कोई बात हो रही है क्या? मॉरलिटी है क्या? नहीं है। और मॉरलिटी ही जब नहीं है तो अकेला वी क्या करेगा? मॉरल ऑब्लिगेशन तो नहीं बना सकता ना। लेकिन वी कौन है? जिसमें स्पीकर और लिसनर दोनों शामिल हैं। और जिस कार्य में स्पीकर लिसनर दोनों शामिल होते हैं वो किसका केस बन जाता है? माय डियर वो बन जाता है आपका किसका केस? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सजेशन का केस बनता है। और माय डियर सजेशन के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा। क्लियर कंसेप्ट यहां तक? ये है आपका मॉरल ऑब्लिगेशन का कंसेप्ट कि मॉरल ऑब्लिगेशन इस प्रकार से आपको डिसाइड करना होता है। मैं जहां तक समझता हूं मॉरल ऑब्लिगेशन का केस आपके अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो इसे आप इसी प्रकार से कंप्लीट कीजिए मॉरल ऑब्लिगेशन को। मॉरल ऑब्लिगेशन मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं बोलकर। मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए तीन मॉडल हैं, शुड है, मस्ट है एंड ऑट है। शुड और मस्ट अपने साथ लेते हैं बेयर इन्फिनिटिव और ऑट लेता है कॉमन इन्फिनिटिव। क्लियर यहां तक तो कंसेप्ट? फिर इसके बाद में शुड और मस्ट में डिफरेंस कैसे करें तो वो रिटर्न और विदाउट रिटर्न के बेस पर डिसाइड करेंगे। मॉरल ऑब्लिगेशन को कभी भी एडवाइस और सजेशन से क्लैश मत करना, मत जोड़ना। तीनों चीजें अलग अलग हैं और तीनों का पता लगाने का तरीका हमारे पास है। मैंने आपको कहा था मॉरल ऑब्लिगेशन केवल तब होगा जब सेंटेंस में वी का प्रयोग किया जाए और मॉरलिटी का भी प्रयोग किया जाए। अगर दोनों में से कोई एक कंसेप्ट सेंटेंस में आ रहा है तो फिर वो मॉरल ऑब्लिगेशन का सेंटेंस नहीं माना जाएगा। यहां तक क्लियर? तो चलिए शुड और मस्ट तो हमारा क्लियर हो ही चुका। अब हमारे पास बचा है ऑट। तो भाई ऑट का प्रयोग किस कंडीशन में? तो माय डियर ये सिर्फ ऑट का इतना सा नहीं हो जाएगा कि हमने डिफरेंस कर लिया कि सर जब किसी के सेंटेंस में किसी में अगर हम कॉमन इन्फिनिटिव यूज कर लें तो मॉरलिटी अगर पता लग रही है, वी पता लग रहा है तो वहां पर ऑट का प्रयोग हम कर लेंगे। भाई कॉमन इन्फिनिटिव आई है, भाई ऑट के साथ तीन कंडीशन जुड़ गई ना। अब भाई एक तो कॉमन इन्फिनिटिव, दूसरा वी और तीसरा मॉरलिटी। अगर तीनों चीजें मिल रही हैं तो सर हम ऑट फिल करके आ जाएंगे। नहीं माय डियर, यही यहां पर आपका कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट, कि जब ऑप्शन आपको दिए जाएं तो आप किस तरीके से वहां सोचेंगे ये भी आपको डिसाइड करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। ऑट का एक बेहतरीन यूज होता है, उस यूज के अकॉर्डिंग ही हम ऑट को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन्हें एक बार कंप्लीट कीजिए, तभी जाकर हम ऑट को कंप्लीट कर पाएंगे। और ऑट को समझने के बाद मैं समझता हूं कि मॉरल ऑब्लिगेशन में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हमारे सेपरेट मॉडल्स को हम डिस्कस करेंगे ही, फिर कुड को, वुड को और इनको सबको डिस्कस करेंगे सेपरेटली। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज कीजिए और इंतजार कीजिए अगली क्लास का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने ऑट के बारे में कि ऑट कब आपके मॉरल ऑब्लिगेशन को बताता है, किस कंडीशन में बताता है, उसके सेंटेंस कैसे बनते हैं और एग्जाम में कैसे आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में आपसे। थैंक यू।